Assalamu alaikum students, I am your chemistry teacher. Today 19th June 2020. This lecture for all 10th boys and girls. आज आप लोगों का है टेस्ट डिस्कशन। टेस्ट चैप्टर आप लोगों का हाफ हो गया है। जितना सिलेबस आप लोग पढ़ेंगे उतने का ही आप लोगों का टेस्ट हुआ करेगा और एंड पे जो है वो आप लोगों का फुल चैप्टर का टेस्ट होगा। ठीक है, तो आज जो है वो हम टेस्ट डिस्कशन करेंगे कि आप लोगों ने जो है वो ये टेस्ट जो है वो किस तरह से अटेम्प्ट करना है। द टॉपिक्स विच विल बी डिस्कस्ड टुडे आर टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की टाइप्स हैं और टाइप्स जो हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो जो है वो नॉर्मल सॉल्ट है, दूसरे नंबर पे आप लोगों के पास एसिडिक सॉल्ट है, इसके नाम से ही वाज़िया हो रहा है। तीसरे नंबर पे बेसिक सॉल्ट्स हैं। चौथे नंबर पे आप लोगों के जो है वो आता है डबल सॉल्ट। नंबर 5 पे आप लोगों के जो है वो वहाँ पे है मिक्स्ड सॉल्ट और नंबर 6 पे आप लोगों के पास है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। हर एक के नाम से जो है वो आप लोगों को जो है वो थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि जो है वो इसमें किस तरह का जो है वो सॉल्ट होगा, किस टाइप का सॉल्ट होगा, या जो है वो आप लोगों के दिमाग में जो है वो कोई चीज़ें आ रही होंगी कि ये जो है वो एसिडिक का लफ्ज़ है तो ये एसिडिक इन नेचर होंगे, जो बेसिक हैं वो बेसिक इन नेचर होंगे, जो नॉर्मल हैं वो न्यूट्रल होंगे और जो कॉम्प्लेक्स हैं वो पेचीदा होंगे। तो इस तरह से जो है वो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कौन सा सॉल्ट जो है वो किस तरह से हो सकता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया इसकी 6 टाइप्स हैं। ठीक है, और हर एक को जो है वो ये 10th क्लास टाइप्स ऑफ सॉल्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी जो है वो कोई से 2 पार्ट्स पूछा कहा गया होता है कि डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। तो उसमें जो है वो आप लोगों को दिया होता है मिक्स्ड सॉल्ट की डेफिनेशन लिखें, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की लिखें। तो इस तरह से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं 10th का चैप्टर नंबर 10 जितना भी मैंने पढ़ाया है तो हर एक में मैं यही कह रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 10th क्लास है ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये कभी भी जो है वो जितनी मर्जी स्कीम चेंज हो लेकिन कभी भी ये आप लोगों की स्कीम से जो है वो नहीं निकल सकता। ये आप लोगों की जो आप लोग आगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसकी बेस है कि इसमें ही सारे के सारे जो हैं वो आप लोगों के पास आप रिएक्शन जो हैं वो करना सीखते हैं, बैलेंस करना सीखते हैं। उसके बाद आपको एसिड के बारे में पता चलता है, बेसिस के बारे में पता चलता है। असल में जो आपकी लैब में जो 3 चीज़ें होती हैं, एसिड्स होते हैं, बेसिस होती हैं या आप लोगों के पास न्यूट्रल चीज़ें होती हैं। तो जब आप लोग इन चीज़ों के बारे में पता कर लेते हैं तो आप लोग जो है वो आगे की केमिस्ट्री को आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए ये चैप्टर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको समझ के अगर जो है वो आप लोग इसको याद करेंगे तो ये कभी भी आप लोगों को जो है वो भूलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इसको जो है वो इक्वेशंस को रट्टा लगाएंगे तो ये थोड़ी देर के लिए तो आप लोगों को याद हो जाएंगी लेकिन बाद में ये आपके दिमाग से स्किप हो जाएंगी। और दूसरी बात ये कि आप लोग जब जैसे मैथ करते हैं तो आप क्वेश्चन जितनी दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं तो वो आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है वो याद हो जाता है कि आप उसको जो है वो लिखते जाएं तो वो खुद ब खुद ही जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से अगर आप लोग इक्वेशंस की जो है वो प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों को ये अच्छे तरीके से जो है वो याद हो जाएंगी। अदरवाइज जो है ये आप लोगों को फिर भूल जाएंगी अंदर से, या आपको बैलेंस करना जो है वो कितने नंबर ऑफ मोल्स कहाँ लगाने हैं या फार्मूलाज जो हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लिख के देखें। चलें जी, अब हम लोग जो हैं वो 1 बाय 1 करके हर एक जो है वो सॉल्ट की टाइप को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि जो है वो कौन कौन सी
जैसे कि आप लोगों के दिमाग में एक पिक्चर तो बन गई है, लेकिन अब हम उसको वाज़िया करेंगे कि कौन सी टाइप का जो है वो क्या मतलब है, उसकी क्या डेफिनेशन है, उसमें कौन सी एग्जांपल्स आती हैं, वो कैसे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाता है नॉर्मल और अ न्यूट्रल सॉल्ट्स। अ सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ ionizable hydrogen ion of an acid by a positive metal ion और NH4 प्लस आयन यानी कि अमोनियम आयन इज कॉल्ड नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट। अब इसके नाम से ही वाज़िया हो रहा है कि ये नॉर्मल और नॉर्मल सॉल्ट्स हैं। नॉर्मल के मतलब कि ना ही इनका एसिडिक नेचर होता है, ना ही बेसिक नेचर होता है, ये न्यूट्रल जो हैं वो होते हैं। अब ये आप लोगों के पास बनते कैसे हैं कि जब कोई एसिड जो है, ठीक है, उसके पास जितने भी हाइड्रोजन आयन होते हैं कि जितने वो रिप्लेस कर सकता है, दे सकता है, उतने वो रिप्लेस कर देता है किसके साथ? बाय पॉजिटिव मेटल आयन, किसी पॉजिटिव मेटल के साथ, जो कि बेस में भी हो सकती है, एज सच मेटल भी हो सकती है। ठीक है, कि वो आपके पास मेटल की हालत में भी हो सकती है या बेस के अंदर भी जो है वो मौजूद हो सकती है। जैसे NaOH में सोडियम जो है वो, Na जो है वो आप लोगों के पास मेटल है, KOH में जो है वो K जो है वो पोटाशियम है, वो मेटल है। तो पॉजिटिव मेटल आयन से एसिड के हाइड्रोजन आयंस को जो है वो रिप्लेस करना है, या फिर आप लोगों ने एसिड के हाइड्रोजन आयंस को अमोनियम आयन के साथ जो है वो रिप्लेस करना है, तो आप लोगों के पास नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट्स बन जाएंगे। दीज सॉल्ट्स आर न्यूट्रल और लिटमस, दैट इज फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल में आप लोगों के पास आ जाते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और KOH पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। जब ये दोनों मिलते हैं तो आप लोगों के पास बनता है KCl पोटाशियम क्लोराइड। पोटाशियम क्लोराइड एक सॉल्ट है और साथ में जो है वो वाटर बनता है। यहाँ पे आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि आपने जो है वो के साथ Cl लगा देना है, और ये यानी कि ये रिप्लेसमेंट जो है वो, जैसे आप लोगों ने पिछले प्रिपरेशन में जो है वो आप लोगों ने कहा डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी वैसे ही डिस्प्लेस ही हो रहे हैं। उसके बाद आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड और इसके साथ है जिंक ऑक्साइड, और ये बनाते हैं जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट भी एक सॉल्ट है। अब यहाँ पे भी आप लोगों ने जो है वो सिर्फ रिप्लेस ही करना है, और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। उसके बाद आ जाता है फास्फोरिक एसिड H3PO4। ये NaOH के साथ जब मिलता है तो ये बनाता है Na2PO4 सोडियम फॉस्फेट, ठीक है, सॉरी Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट। अब देखें जो है वो PO4 के साथ जो है वो हाइड्रोजन कितने लगे हुए हैं? 3। तो इसका मतलब है अगर हम लोगों ने इसके साथ कोई मेटल अटैच करनी है तो वो भी 3 लगेंगी। NaOH अगर आप सिंपल लिखते हैं तो वो 1 है, तो आपको इसके साथ 3 लगाना पड़ेगा। 3 लगाएंगे तो बन जाएगा Na3, यानी कि N सोडियम फॉस्फेट, और साथ में आप लोगों के पास बन जाएंगे 3 जो है वो PO4 के साथ जो हाइड्रोजन अटैच हैं वो वाले, और 3 हाइड्रोजन NaOH के अंदर मौजूद हैं। कितने हो गए? 6। अब H2O फार्मूला होता है, तो अगर आप इसके साथ 3 लगा देंगे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 6। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? ऑक्सीजन जो है वो PO4 वाले तो वो आप लोग निकाल देना कि वो सोडियम फॉस्फेट उन्होंने बना लिया है। अब जो बाकी बचे हैं वो आपके पास हैं NaOH के अंदर जो मौजूद हैं वो है 3। तो अब आप लोगों ने जो है वो 3H2 के साथ H2O के साथ लगा देंगे तो ये इक्वेशन आप लोगों के पास जो है वो बैलेंस हो जाएगी। फोर्थ वन जो है वो आपके पास एग्जांपल है HNO3 नाइट्रिक एसिड। इट विल रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब यहाँ पे भी आपने जो है वो रिप्लेस ही करना है NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, और ये बनाता है साथ में वाटर। ठीक है, कि नाइट्रिक एसिड जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके अमोनियम नाइट्रेट बनाता है और साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाता है, और ये सारे के सारे वाटर हैं।
ठीक है। और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हैं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो है वो आप लोगों के पास नॉर्मल सॉल्ट बनते हैं या न्यूट्रल सॉल्ट बनते हैं, ठीक है। और ये जो आप लोगों के पास वाटर के अलावा जितने भी लिखे हुए हैं फार्मूलाज, ये इसके बाद आ जाते हैं एसिडिक सॉल्ट पे। एसिडिक सॉल्ट जो है वो क्या होते हैं? एसिडिक सॉल्ट आप लोगों के पास इसके नाम से ही वाजिया हो रहा है कि इनकी नेचर जो है वो एसिडिक होगी। These salts are formed by the partial replacement of a replaceable hydrogen ion of an acid by a positive metal ion, ठीक है। अब होता क्या है कि आपके पास कोई ऐसा एसिड है, ठीक है, मोनोप्रोटिक एसिड, यहाँ पे उनकी बात नहीं की जा सकती क्योंकि उनके पास तो होता ही एक जो है वो हाइड्रोजन आयन है, उसी को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे डाइप्रोटिक और ट्राइप्रोटिक की बात की जाएगी, ठीक है। तो ऐसे एसिड जो कि 2 हाइड्रोजन आयन रखते हैं या 3 हाइड्रोजन आयन रखते हैं, लेकिन जब वो रिप्लेस करते हैं तो 1 हाइड्रोजन आयन रिप्लेस करते हैं, ठीक है। कि अगर किसी के पास 2 हैं तो वो अगर 1 हाइड्रोजन आयन रिप्लेस करता है तो एसिडिक सॉल्ट बनेंगे। अगर किसी के पास 3 है, अगर वो एक जो है वो या 2 जो है वो रिप्लेस करता है तो भी एसिडिक सॉल्ट बनेंगे। और ये ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आप लोगों ने बेस जो है वो कम मिकदार में डाली हो, ठीक है। कि आप लोगों के पास जो है वो यहाँ पे H2SO4 जब नॉर्मल सॉल्ट बनता है तो यहाँ पे नॉर्मल सॉल्ट कैसे बनता है? K2SO4। लेकिन अगर यहाँ पे हो ही एक के, पोटाशियम जो है वो उसका आप लोगों ने एक ही मोल लिया हुआ है, KOH जो है वो आपके पास 1 मोल है, तो आप लोग जो है वो K को एक को ही रिप्लेस करेंगे, फिर यही आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या बनेगा? KHSO4 और साथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। इसी तरह से H3PO4 को जब NaOH के साथ ट्रीट करवाते हैं तो ये बनता है N, एक यानी कि हाइड्रोजन निकाल दें, ठीक है, NaH2PO4, यानी कि एक H की जगह आप लोगों ने एक Na लगा दिया, ठीक है। और वो एक H जो है वो OH के साथ मिलके वाटर बना रहा है। अब ये जो दोनों सॉल्ट है इनको आप लोग एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। अब इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं? कि ऐसे सॉल्ट जिनमें आप लोगों को H नज़र आए, ठीक है, हाइड्रोजन आयन रिप्लेस करने के लिए, या 2 हाइड्रोजन आयन मौजूद हों, ठीक है, तो उनको आप लोग एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। और इन सॉल्ट के अंदर अगर आप लोग जो हैं वो ब्लू वाला लिटमस पेपर जो है वो अगर डालते हैं तो वो लिटमस पेपर जो है वो रेड हो जाएगा, यानी कि उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका अभी जो है वो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपके पास जो सॉल्ट बना है वो है एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने एसिडिक सॉल्ट डिफाइन, एसिडिक सॉल्ट आता है तो आपने इसी तरह से जो है वो डेफिनेशन, ये ऊपर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है और उसके बाद नीचे जो है वो उसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। इसी तरह से आप लोगों ने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। अब आप लोगों के पास आ जाता है कि अगर आप लोगों ने एसिडिक सॉल्ट बना लिया है और आप उससे जो है वो न्यूट्रल सॉल्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, हाउ कैन वी कन्वर्ट एसिडिक सॉल्ट इनटू न्यूट्रल सॉल्ट, कि आप लोग जो हैं वो एसिडिक सॉल्ट को न्यूट्रल सॉल्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? एसिडिक सॉल्ट रिएक्ट विद बेस, कि जो जिस बेस के साथ आप लोगों ने पहले उस एसिड को ट्रीट करवाया है, रिएक्ट करवाया है, दोबारा से, यानी कि आप उस सोल्यूशन के अंदर जिसमें आप लोगों ने फॉर एग्जांपल एक टेस्ट ट्यूब में आपने सॉल्ट वो लिया, एसिड लिया, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, आपने उसके अंदर KOH डाला, अभी आप लोगों ने थोड़ा सा KOH डाला है, ठीक है, तो आपके पास जो है वो एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा। अब आप मजीद उसके अंदर जो है वो KOH डाल देंगे तो आप लोगों के पास जो है वो नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा। अब आपकी बुक के ऊपर जो है वो उन्होंने नॉर्मल एसिडिक सॉल्ट की इक्वेशंस ऊपर लिखी हुई हैं और उससे नॉर्मल सॉल्ट बनाने वाली इक्वेशंस जो हैं वो उसके नीचे लिखी हुई हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो हर एक इक्वेशन को लिख के तो आपको नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट जो है वो बनाने का तरीका बताया हुआ है कि आप कंफ्यूज ना हो।
अब देखें ये इक्वेशन ऊपर वाली नंबर 1 पे जो इक्वेशन है ये आप लोगों की पिछली स्लाइड में जो नंबर 1 पे इक्वेशन थी वो वाली है, एज इट इज लिखी हुई है। H2SO4 प्लस KOH इट विल मेक KHSO4, ठीक है। पोटाशियम हाइड्रोफॉस्फेट है, ठीक है, सॉल्ट का नाम, और साथ में वाटर बनाता है। अब आपने उस पोटाशियम हाइड्रोफॉस्फेट को इधर वाली साइड पे, रिएक्टेंट वाली साइड पे ले आना है, और उसमें अब देखिए मैंने फिर इसके साथ लिख दिया प्लस KOH कि अब मैं मजीद इसके अंदर जो है वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रही हूँ। तो हमारे पास क्या होगा, बन जाएगा K2SO4, ठीक है, पोटाशियम सल्फेट, ठीक है, पोटाशियम सल्फेट बन जाएगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो अब ऐसा नहीं है कि आप लोग जो हैं वो इसके अंदर एसिड बेस जो है वो KOH डालते जाएं तो K3SO4 भी बन जाएगा, K4SO4 भी बन जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। वो क्यों नहीं है कि सल्फेट की वैलेंसी -2 है, कि इसका चार्ज जो है वो -2 है, तो यहाँ पे पोटाशियम जो है वो बस 2 ही लगने की गुंजाइश है, क्योंकि चार्ज बैलेंस करना है। तो +2 लगाएंगे तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा कि अब मज़ीद जो है वो इसके साथ पोटाशियम जो है वो अटैच नहीं होंगे, वो एज इट इज़ जो है वो KOH उसके अंदर जो है वो वैसे ही जो है वो उसके अंदर बैठता जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन देखें। दूसरी इक्वेशन में चूंकि 3 हाइड्रोजन आयंस हैं तो इसकी जो है वो 2 इक्वेशंस बनेंगी, लास्ट पे जो है वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। अब वही वाली इक्वेशन मैंने लिखी पहले वाली, इसमें क्या था, H3PO4 प्लस NaOH इट विल मेक सोडियम हाइड्रोफॉस्फेट, तो NaH2PO4 बना, ठीक है। एक आप लोगों ने H हटा दिया, अब उसको फिर आप लोग जो हैं वो रिएक्टेंट वाली साइड पे लेके आए, अब आपने मजीद इसके अंदर NaOH डाला, ठीक है। जब आप लोगों ने उसके अंदर मजीद NaOH डाला तो इसमें एक और हाइड्रोजन जो है वो क्या हुआ कि हाइड्रोजन एक और रिप्लेस कर दी, एक और जो है वो आप लोगों ने Na लगा दिया, अब हो गया Na2HPO4 और वाटर मॉलिक्यूल। अब आप इसको अब देखें, इसके अंदर भी अभी हाइड्रोजन आयन मौजूद है, तो ये भी एसिडिक सॉल्ट ही होगा। अब इसको दोबारा से आप लोग जो है वो रिएक्शन वाली साइड पे ले आए और फिर इसके जो है वो इसके अंदर मजीद डाले NaOH। तो अब आप लोग देखें कि जो एक हाइड्रोजन बची है वो भी रिप्लेस हो जाएगी और बन जाएगा Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो इस तरह से हम एसिडिक सॉल्ट से जो है वो न्यूट्रल सॉल्ट बना सकते हैं। इन इक्वेशंस को जो है वो 10th क्लास आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी को समझ ना आए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। अब इसके बाद आ जाते हैं बेसिक सॉल्ट पे। अगर किसी बच्चे को एसिडिक सॉल्ट समझ आ गया है तो उसको बेसिक सॉल्ट जो है वो आसानी से समझ आ जाएगा, वैसा ही बिल्कुल, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। इक्वेशंस देख के जो है वो डरना बिल्कुल नहीं है आपने, ठीक है। आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो केमिस्ट्री आती है, ठीक है। Basic salt are formed by incomplete neutralization of a polyhydroxy base by an acid. पोलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है कि ऐसी बेस जिसमें एक OH नहीं बल्कि एक से ज़्यादा OH मौजूद हों, ठीक है। वो 2 हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के पास जो है वो अगर किसी के पास एक ही OH है और किसी एसिड के पास एक ही H है तो वो हमेशा जो है वो नॉर्मल सॉल्ट बनाएंगे। लेकिन अगर किसी एसिड के पास एक से ज़्यादा जो है वो हाइड्रोजन आयन है तो वो एसिडिक सॉल्ट बना सकते हैं, और अगर किसी बेस के पास जो है वो एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सल आयन मौजूद हैं तो वो बेसिक सॉल्ट बना सकती हैं। यानी कि एक हाइड्रोजन आयन वाला जो है वो एसिड जो है वो एसिडिक सॉल्ट नहीं बना सकता, और जो है वो एक हाइड्रोक्सल आयन वाली बेस जो है वो बेसिक सॉल्ट नहीं बना सकती। ये बात याद रखनी है आपने। अब बेसिक सॉल्ट जो है वो कैसे बनते हैं, ये भी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, जैसे आपने कहा पार्शियल रिप्लेसमेंट, तो ये भी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन के मुकम्मल तौर पे जो है वो न्यूट्रलाइजेशन नहीं होती। अगर मुकम्मल तौर पे हो जाती है तो आपके पास न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड, और ये अब आप लोगों ने एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है, जबकि आप लोग जो हैं वो एसिडिक सॉल्ट में बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे थे एसिड्स को, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोगों ने नंबर 1 पे जो है वो बेस ली है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस। इसको हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाया, तो ये आप लोगों के पास इसने बेसिक सॉल्ट बनाया AlOH ट्वाइस Cl, यानी कि एक OH हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो आपने रिप्लेस कर दिया है, रिमूव कर दिया है, और उसकी जगह पे आपने एक Cl जो है वो ऐड कर दिया है। ठीक है, ऐसे जो है वो आप लोगों के पास सिंपल सा रिएक्शन है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। उसके बाद है जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH ट्वाइस। एल्यूमिनियम के साथ जो है वो 3 OH इसलिए लगे हैं क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है, और Zn के साथ जिंक के साथ जो है वो 2 इसलिए लगे हैं क्योंकि इसकी वैलेंसी +2 होती है। समझ आ रही? इसको हम लोगों ने ट्रीट करवाया HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो इसने जो है वो ZnOHNO3 बनाया बेसिक साल्ट बनाया। जिंक जो है वो हाइड्रोक्सी नाइट्रेट जो है वो इसने सॉल्ट बनाया जो कि बेसिक सॉल्ट है। एक OH की जगह हम लोगों ने क्या किया, NO3 लगा दिया। यहाँ से जो एक OH निकलेगा वो एसिड के एक H के साथ मिलके वाटर बनाएगा। उसके बाद PB लेड हाइड्रोक्साइड, PB जो है वो लेड का सिंबल होता है, PbOH ट्वाइस, इसकी भी वैलेंसी जो है वो +2 होती है। लेड हाइड्रोक्साइड को हमने एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया। अब एसिटिक एसिड में रिप्लेस करने के लिए एक हाइड्रोजन आयन मौजूद है, CH3 जो है वो मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, इसको आप लोगों ने हाइड्रोजन आयन जो है वो नहीं कहना, जबकि ये COOH, इसके H जो आगे लगा हुआ है ये आप लोगों के पास जो है वो रिप्लेसेबल है। तो आपने एक OH को हटा के जो है वो इसके साथ लगा दिया CH3COO, तो ये आपके पास बन गया लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट जो कि बेसिक सॉल्ट होता है, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। जैसे आप लोगों ने कहा कि एसिडिक सॉल्ट में जो है वो ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है वो उसके ऑपोजिट उल्ट लिखेंगे कि रेड लिटमस जो है वो ब्लू हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो इसकी इक्वेशंस हैं आसान सी, तो इनको लिख के देख लीजिएगा। अब इसके बाद जो है वो आपने बेसिक सॉल्ट बना लिया है, तो बेसिक से हम लोग जो है वो न्यूट्रल सॉल्ट बना सकते हैं, जैसे हम लोगों ने एसिडिक सॉल्ट से न्यूट्रल सॉल्ट बनाए थे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि आप लोग जो हैं वो बेसिक सॉल्ट से जो है वो न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनाते हैं। बेसिक सॉल्ट में वैसे ही जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे आपकी बुक के ऊपर तीनों एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया गया है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 2 एग्जाम्पल को डिस्कस करूंगी। ठीक है, तीसरी आप लोगों को समझ आ जाएगी। जैसे एसिडिक सॉल्ट जो है वो फर्दर किसी जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके नॉर्मल सॉल्ट बनाते हैं, इसी तरह से जो है वो बेसिक सॉल्ट जो है वो रिएक्ट करते हैं फर्दर किसी एसिड के साथ, उसी एसिड के साथ जिसके साथ उन्होंने पहले जो है वो रिएक्ट किया होता है नॉर्मल सॉल्ट बनाने के लिए। ठीक है, अब ये हम लोगों ने पहली इक्वेशन जो है वो ली AlOH थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जैसा कि हमने कहा था कि यहाँ पे जो है वो बेसिक सॉल्ट बना, तो इसके जो है वो 3 रिएक्शंस होंगे तब जाके न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो मौजूद हैं। तो आप लोगों ने उसको एरो आप लोगों को शो कर रहा है कि आप लोगों ने इसको दोबारा इधर ले आना है, इसके साथ फिर HCl लिखना है। अब आपने एक और OH को हटा के जो है वो एक और Cl जो है वो लगा देना है, तो Cl AlOH Cl2 बन जाएगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। अब आपने दोबारा से फिर उसको रिएक्टेंट में ले आना है, जब तक OH ग्रुप नहीं खत्म हो जाते तब तक आप उसको एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट करवाते रहेंगे। ठीक है, तो अब फिर हमने HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो बन गया AlCl3। अब इसके पास जो है वो कोई भी OH ग्रुप नहीं है। जैसे एसिडिक सॉल्ट पे मैंने आपको बताया कि उसकी पहचान है कि वहाँ पे H+ आयन होंगे, और इसकी बेसिक सॉल्ट की ये पहचान है कि अगर आपके सॉल्ट में OH जो है वो आयन मौजूद है तो वो बेसिक सॉल्ट कहलाएंगे। उसके बाद जो है वो जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ जो है वो आप लोगों के पास है रिएक्शन। जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ जो है वो हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड को ट्रीट करवाया था, तो ये हमारे पास जो है वो बना जिंक जो है वो हाइड्रोक्सी नाइट्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे एक OH जो है वो ग्रुप मौजूद है, इसको आप लोगों ने रिएक्टेंट में ले आना है।
तो इसको नाइट्रिक एसिड के साथ जो है दोबारा से रिएक्ट करवाया तो आप लोगों के पास बन गया जिंक नाइट्रेट। चूंकि OH जो है वो यहाँ पे 2 ग्रुप्स अटैच थे, तो NO3 के भी जो है वो 2 ही ग्रुप्स अटैच होंगे। जो एक OH बचा हुआ है उसको भी आप लोग रिप्लेस कर देंगे NO3 से, तो ये अब आप लोगों के पास न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। यानी कि जिसके जो है वो 2 OH ग्रुप होंगे, उसको न्यूट्रल सॉल्ट बनाने के लिए जो है वो 2 ही रिएक्शन के स्टेप्स चाहिए। जिसके पास 3 OH ग्रुप होंगे उनको 3 ही जो है वो स्टेप्स न्यूट्रल सॉल्ट बनाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, समझ आ गई है 10th क्लास? रिएक्शंस को जो है वो लिख के दे। इसके बाद आ जाता है डबल सॉल्ट। ठीक है, डबल सॉल्ट के नाम से ही पता चल रहा है, डबल मतलब 2। ठीक है, तो डबल सॉल्ट जो है वो किस तरह से बनते हैं कि जब आप लोग 2 नॉर्मल सॉल्ट को बराबर मिकदार में मिक्स करके सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएं, यानी कि दोनों को इतनी मिकदार में डाल दें कि वो मज़ीद जो है वो उनके अंदर हल होने की गुंजाइश ना हो, तो वो फिर जो है वो क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नए वाले क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे, यानी कि अब ये दोनों सॉल्ट जो है वो आपस में मिल जाएंगे, तो उसको आप लोग नए बनने वाले सॉल्ट को आप लोग कहते हैं डबल सॉल्ट, यानी कि उसमें दोनों ही सॉल्ट मौजूद होते हैं। डबल सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय 2 नॉर्मल सॉल्ट व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, मिक्सचर का, उसमें से क्रिस्टलाइज होते हैं जब आप लोग 2 नॉर्मल सॉल्ट को मिक्स करते हैं। अब यहाँ पे जो दोनों सॉल्ट हैं वो दोनों के दोनों सॉल्ट जो हैं वो अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करते हैं, कि उनको जो है वो क्या उसको कहते हैं कि वाजिया जो है वो रखते हैं, कि जो उनकी प्रॉपर्टी, जैसे सोडियम है तो उसकी प्रॉपर्टी वही रहेगी, जैसे पोटाशियम है तो उसकी प्रॉपर्टी वही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल में से मैं आप लोगों को बताती हूँ, मोहर सॉल्ट है। सबसे पहली एग्जाम्पल FeSO4 एक सॉल्ट हो गया, फेरस सल्फेट। NH4 2SO4 यानी कि अमोनियम सल्फेट दूसरा सॉल्ट हो गया। ठीक है, तो ये दोनों सॉल्ट मिल गए। तो इसमें फेरस सल्फेट अपनी प्रॉपर्टीज जो उसकी होंगी वो भी बरकरार रखेगा, रिटेन मतलब बरकरार रखना। ठीक है, मुझे याद आ गया। उसके बाद जो है वो अमोनियम सल्फेट जो है वो भी अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो बरकरार रखेगा, और इन दोनों में जो एनाइंस और कैटाइंस मौजूद हैं वो दोनों जो हैं वो अपने अपने टेस्ट जो हैं वो देंगे। यानी कि जो फेरस का टेस्ट है वो फेरस देगा, जो अमोनियम का टेस्ट है वो भी देगा, जो सल्फेट के टेस्ट हैं वो भी अपने टेस्ट जो हैं वो देंगे। तो ये अपनी अपनी प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिटेन करते हैं। मोहर सॉल्ट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी एग्जांपल है, ये MCQs में बहुत पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला अच्छे तरीके से जो है वो 10th क्लास आप लोगों ने याद कर लेना है, और इसके नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी याद करने हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि किसी सॉल्ट की शेप को मेंटेन करते हैं या शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं पोटाश एलम। पोटाश एलम हम लोग कहते हैं फटकड़ी को। K2SO4 इसका फॉर्मूला है। K2SO4 पोटाशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट इसके अंदर होता है, Al2SO4 थ्राइस। ठीक है, और इसमें 24 वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। ये पोटाश एलम का फॉर्मूला है। 3 इसकी एग्जांपल है। उसके बाद है फेरिक एलम। पोटाशियम सल्फेट होता है इसके अंदर और फेरस सल्फेट होता है, और साथ ही साथ जो है वो 24 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये 3 जो हैं वो आप लोगों के पास डबल सॉल्ट की एग्जांपल्स हैं। इन तीनों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और मोहर सॉल्ट की तो बहुत अच्छे तरीके से, और इनके फार्मूलाज भी जो हैं वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। MCQs में भी पूछे जाते हैं और इवन के शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, कि सिर्फ फार्मूला जो है वो आपने लिखना है और आपको 2 नंबर मिल जाने हैं, कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट। इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास हो गया मोहर सॉल्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है मिक्स्ड सॉल्ट। ये बहुत छोटा सा सॉल्ट है, इसकी डेफिनेशन है, सॉल्ट तो सॉल्ट ही है। ठीक है, ये जो है वो डेफिनेशन बहुत छोटी सी है इसकी। मिक्स मतलब कि जैसे आप लोगों के जो है वो पता है कि मिक्स करना। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मिक्स सॉल्ट में, मिक्स सॉल्ट कंटेन मोर देन 1 बेसिक और एसिड रेडिकल
कि इसमें जैसे हमने कहा कि सॉल्ट में जो है वो एक एसिड रेडिकल होता है, एक बेसिक रेडिकल होता है। जैसे हमने स्टार्ट में जो है वो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था। लेकिन कुछ ऐसे सॉल्ट भी जो है वो मौजूद हैं जिनमें एक से ज़्यादा जो है वो बेसिक रेडिकल या एक से ज़्यादा जो है वो एसिड रेडिकल भी मौजूद होते हैं। डेफिनेशन है इसकी, मिक्स्ड सॉल्ट कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिड रेडिकल। फॉर एग्जांपल ब्लीचिंग पाउडर जो है वो इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद कर लेना है, CaOCl और फिर Cl, यानी कि एक तो Cl जो है वो आप लोगों के पास क्लोराइड आयन है, Cl नेगेटिव आयन एनाइन, और उसके बाद OCl है ऑक्सी क्लोराइड, ये भी जो है वो एनाइन होता है। कि यहाँ पे दो जो है वो आप लोगों के पास एसिडिक रेडिकल है और एक बेसिक रेडिकल है कैल्शियम। तो ये एग्जांपल है मिक्स्ड सॉल्ट की। इसका भी फॉर्मूला जो है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। लास्ट पे आप लोगों के पास आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जिनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा सॉल्ट है। अब इनकी डेफिनेशन जो है वो किस तरह से है, इतने भी पेचीदा नहीं है कि जैसे इनके नाम से वाज़ह हो रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, आसान है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऑन डिसोसिएशन प्रोवाइड अ सिंपल कैटाइन एंड अ कॉम्प्लेक्स एनाइन। कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होते हैं कि ये जब इनको डिसोसिएट करवाया जाता है, कि जब ये अपने आयंस में कन्वर्ट होते हैं तो ये सिंपल कैटाइन और कॉम्प्लेक्स एनाइन बनाते हैं, या वाइस वर्सा का मतलब होता है या इसके उल्ट सिंपल एनाइन या कॉम्प्लेक्स कैटाइंस बनाते हैं। अब सिंपल और कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है कि जो सिंपल वाले होंगे वो अपना टेस्ट परफॉर्म करेंगे, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स वाले होंगे वो अपना टेस्ट जो है वो नहीं देंगे। ओनली द सिंपल आयंस यील्ड द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर द कैटाइन और एनाइन। कि जो सिंपल वाला होगा, चाहे वो कैटाइन है चाहे वो एनाइन है, तो वो अपना टेस्ट देगा, यानी कि लेकिन जो आपके पास कॉम्प्लेक्स हैं वो टेस्ट जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे एक सॉल्ट की एग्जांपल दी हुई है, पोटाशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, Cn जो है वो साइनाइड है, Fe जो है वो फेरस है और K जो है वो पोटाशियम है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो ब्रैकेट्स के बाहर, बड़ी वाली ब्रैकेट के बाहर जो है वो आप लोगों को नज़र आ रहा है, पोटाशियम बाहर की तरफ है। तो ये सिंपल जो है वो कैटाइन है, और फेरोसाइनाइड जो है वो पूरे का पूरा Fe और Cn इकट्ठा ये आपके पास होगा, और ये एनाइन है और ये कॉम्प्लेक्स होगा। अब चूंकि पोटाशियम जो है वो सिंपल कैटाइन है तो वो अपना टेस्ट देगा, लेकिन फेरोसाइनाइड जो है वो अपना टेस्ट नहीं देगा, यानी कि इसमें जो फेरस है Fe है ये भी अपना टेस्ट नहीं देगा, और जो Cn है ये भी अपना टेस्ट नहीं देंगे। तो इसको अच्छे तरीके से जो है वो आप लोगों ने याद कर लेना है। थैंक यू। 10th क्लास टाइप्स ऑफ सॉल्ट जो हैं वो अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और लिख के भी देख लीजिएगा।